Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. तो चलिए आज हम कवर करेंगे MPCJ 2015 का क्वेश्चन पेपर। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम 5 साल के लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे और मैं बताती भी जाऊंगी कि कौन से क्वेश्चंस जो है हर ईयर रिपीट हो रहे हैं, मीन्स वो मोस्ट IMP क्वेश्चंस रहेंगे। और मैंने आपको बताया था हमारे चैनल पे रिवीजन लेक्चर सीरीज़, मॉक टेस्ट पेपर और डिटेल में भी अगर आपको स्टडी करनी हो तो भी वीडियोस अवेलेबल हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज हम कवर करने जा रहे हैं MPCJ 2015 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन कवर करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। द एप्रोप्रिएट writ issued by the court to quash the appointment of a person to a public office is that of quo warranto। देखिए जो प्रोहिबिशन वाली होती है वो किसी जजमेंट के पास होने से पहले लग जाती है, मतलब लगता है कि ये जजमेंट शायद गलत हो सकता है या कुछ भी है तो हम प्रोहिबिशन वाली रिट लगाते हैं। जो सीसियोटोरी होती है वो जो है बाद में लगती है, जजमेंट आने के बाद में कि अब ऐसा हो गया है बट ये जजमेंट रुक जाना चाहिए, इसको फॉलो अप नहीं करना चाहिए, तो सीसियोटोरी लगती है। प्रोहिबिशन जजमेंट के पहले लगती है, सीसियोटोरी जो है वो जजमेंट के बाद लगती है। और मैंडेमस जो होती है वो तो किसी पब्लिक ऑफिसर को अपनी ड्यूटी मैंडेटरी, मतलब आपको करनी ही है, उसकी ड्यूटी इन्फोर्स कराने के लिए मैंडेमस रिट लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Constitution of India, where a law is made by a state legislature on the subject enumerated in the concurrent list with the assent of the president repugnant to the earlier law made by parliament, then the law was so made by the state, क्या होगा, shall prevail in the state। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। According to the Constitution of India, the term district judge shall not include। डिस्ट्रिक्ट जज में कौन नहीं आएंगे, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच राइट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट नॉट अ फंडामेंटल राइट। देखिए ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि कौन सा राइट जो है फंडामेंटल राइट नहीं है। तो देखिए आप ये फंडामेंटल राइट को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इज़ अ फंडामेंटल राइट। राइट टू मूव फ्रीली ये भी फंडामेंटल राइट। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन इज़ अ फंडामेंटल राइट, बट ये जो है ये फंडामेंटल राइट नहीं है। वॉट राइट आर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो है बट फंडामेंटल राइट ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट क्या होगा, इज अवेलेबल टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट अब हम कवर करेंगे CPC के क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू CPC, इन कनेक्शन विद अ सूट बाय एन इंडिजेंट पर्सन, इंडिजेंट पर्सन का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। द सूट इज डीम्ड टू बी इंस्टीट्यूटेड ऑन द डेट, कौन सी डेट को होना चाहिए, व्हेन द एप्लीकेशन फॉर द लीव टू सू एज अ पॉपर इज मेड। ठीक है, इसका पहले भी आया था कि इंडिजेंट पर्सन, शायद 2016 का पेपर था, उसमें पूछा था कि इंडिजेंट पर्सन का सेक्शन कौन सा है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर द पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट विल प्रेक्लूड द कोर्ट इन इंडिया फ्रॉम ट्राइंग अ सूट फाउंडेड ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन, क्या करेंगे, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ द रेस जुडिकाटा ऑल्सो अप्लाइज टू द एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग ऑफ अ डिग्री, क्या एग्जीक्यूशन प्रोसीक्यूशन पर लगता है, यस लगता है। रेस जुडिकाटा के क्वेश्चन भी हर बार आते हैं, ये भी अच्छा है। In a case of public nuisance, a suit for declaration and injunction may be instituted by। डिक्लेरेशन और इंजंक्शन का सूट कौन इंस्टीट्यूट करेगा, तो जो पर्सन, 2 पर्सन विद द लीव ऑफ द कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वेयर द अपीलेंट हैज विड्रॉन द अपील प्रिफर्ड अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड एक्स पार्टे, एक्स पार्टे पास हुई है अंडर ऑर्डर 9 रूल 13 ऑफ द CPC शैल बी, क्या होगी, मेंटेनेबल होगी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वेदर अ माइनर ऑन अटेनिंग मेजोरिटी मे, इफ अ सोल प्लेंटिफ अप्लाई दैट अ सूट इंस्टीट्यूटेड इन हिज नेम बाय नेक्स्ट फ्रेंड बी डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड दैट इट वॉज अनरीजनेबल और इम्प्रॉपर, क्या ऐसा होगा, हाँ हो सकता है, यस। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर द डिक्री इज
for the partition of an undivided estate assessed to the payment of revenue to the government, the planned partition of the estate in accordance with the law for the time being in force shall be made by, कौन करेगा? तो ये कलेक्टर का काम होएगा, द कलेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. सिविल प्रोसीजर कोड, no order for detention of the judgment debtor in civil prison in execution of a decree for the payment of money shall be made where the total amount of the decree does not extend. कितने अमाउंट तक के लिए हम जजमेंट डेटर को सिविल प्रिजन में नहीं रख सकते हैं? तो वो है 2000 रुपीज़ तक में. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीडिंग मीन्स, प्लीडिंग क्या होती है? प्लेंट और एनी रिटर्न स्टेटमेंट. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द CPC, ऑर्डर रिजेक्टिंग प्लेंट अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 ऑफ CPC क्या है? इज अ डिक्री. रूल 7 जो है प्लेंट और इन्हीं की बात करता है. नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस. प्रोविजन ऑफ सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, द राइट ऑफ अ ट्रांसफरी फॉर कंसिडरेशन शेल नॉट इफेक्ट, क्या नहीं होगा? हु हैज़ नो नोटिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. देखिए ये 53A से पहले भी क्वेश्चन आया है. नेक्स्ट, A lets a farm to B on condition that he shall walk 100 miles in an hour. तो क्या होगा? ये लीज जो है void है क्योंकि कोई कंडीशन रख दी गई है. तो काउंटर कंडीशन वाला जो होता है वो वैलिड नहीं होता है. नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द टेंडेंसी ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज मंथली then in order to terminate the lease of it a notice of which period shall be given. कितने टाइम का नोटिस देना जरूरी है? 15 डेज. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. सेक्शन 9 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट प्रोवाइड्स दैट, सेक्शन 9 क्या बोलता है? ट्रांसफर कैन बी ओरल विदाउट राइटिंग ऑल्सो. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं, अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इफ द डोनर डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट बाय डोनी, तो क्या होगा? तो गिफ्ट जो है वॉइड हो जाएगा क्योंकि हाँ लेनी ज़रूरी है. ये क्वेश्चन पहले भी आया था, आई थिंक 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन था. तो आप देखिए कि ये जो डोनर डोनी वाला क्वेश्चन है या फिर जो ये क्वेश्चन था 53A वाला, ये दो इम्पॉर्टेंट है इसमें. जैसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो सारे ही है बट ये बार बार पूछे गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के क्वेश्चन. अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ओपिनियन ऑफ द वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयर टू बट नॉट एट द ओपिनियन ऑफ द अदर और अदर इज, क्या होगा? ये क्या होगा? अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि उनकी हाँ जो है वो गलत तरीके से ली गई है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन द टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट is the essence of the contract and the promise fails to perform the contract by the specified time, the contract becomes voidable at the option of the promisee. इसका राइट आंसर है कि promisee के ऑप्शन पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो voidable हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एन एग्रीमेंट टू रिमेन अनमैरिड इज, जो एग्रीमेंट होता है अनमैरिड रहने का वो क्या होगा? वो void होगा. Question number 24. Indian Contract Act. A hires a carriage of B. The carriage is unsafe though B is not aware of it and A is injured. तो B किस चीज़ के लिए liable होगा? B is responsible for the injury of A. ये वाले जो क्वेश्चन हैं A and B वाले, जो एग्जाम्पल आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछे जाते, ये हर बार आएंगे, हर बार. ये कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो ऐसा आएगा ही सही. तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली जो कॉन्ट्रैक्ट की बातें लिखी हैं उनको ध्यान रखना है कि क्या ये इस हिसाब से है, अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा. क्वेश्चन भले ही घुमा के पूछे बट बात वही रहती है. लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स, अगर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? प्रॉमिस बन जाएगा. ठीक है. और जब अपन एक प्रोमिस प्लस एक्सेप्टेंस होगी तो एग्रीमेंट होएगा, और एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी लॉ होगी तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा. ठीक है. नेक्स्ट 26. स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट. अंडर द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट अ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन कैन बी फिल्ड. रिकवरी ऑफ पोजेशन के लिए अपन सूट कब फाइल कर सकते हैं? इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ इमूवेबल एंड मूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों के लिए अपन फाइल कर सकते हैं. अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, suit by person disposed of immovable
प्रॉपर्टी शाल नॉट बी ब्रॉट, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर जो डिस्पोज हो गया है तो आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पोजेशन, 6 महीने हो गए हैं उसके बाद डिस्पोजेशन, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। An injunction granted during the pendency of a suit under section 37 of the Specific Relief Act 1963 is known as, कौन सा इंजक्शन होगा ये? टेम्पररी इंजक्शन। देखिए 37 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन हर बार आए हैं, 2018 में, 2016 में और 2015 में भी आया है, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करिएगा। एन ऑर्डर और डिक्री अंडर सेक्शन 6 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज, ऑर्डर और डिक्री जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की है वो क्या होगी? वो नाइदर अपीलेबल नॉन रिव्यूएबल, मतलब ना तो उसकी अपील हो सकती है और ना ही रिव्यू होगा। चलिए अब कवर करते हैं लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चंस को। लिमिटेशन एक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर लिमिटेशन एक्ट द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर अ सूट बाय अ लैंडलॉर्ड टू रिकवर पोजेशन फ्रॉम अ टेनेंट आफ्टर डिटर्मिनेशन ऑफ टेनेंसी इज, कितना टाइम होगा? तो वो है 12 ईयर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी सूट फॉर विच नो पीरियड ऑफ लिमिटेशन इज प्रोवाइडेड एल्सवेयर इन द शेड्यूल ऑफ दिस एक्ट द लिमिटेशन वुड बी, जहाँ पे भी लिमिटेशन पीरियड नहीं बता रखा है तो कितना लिमिटेशन टाइम होगा? 3 ईयर्स। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर लिमिटेशन एक्ट पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर सेटिंग असाइड एन एक्सपार्ट डिग्री इज 30 डेज। अब हम देखते हैं एमपी अकोमोडेशन एक्ट के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंडर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एसेंशियली सप्लाई इंजॉयड बाय अ टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अकोमोडेशन लेट टू हिम इज कट ऑफ बाय द लैंडलॉर्ड who will make an order to restore such supply, कौन करेगा ये रिस्टोर? रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट एन अपील shall lie against the order passed by rent control authority to the, किसको अपील पास करेंगे, ऑर्डर किसको पास करेंगे? तो वो होगा डिस्ट्रिक्ट जज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर एमपी अकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट द लैंडलॉर्ड गेट्स इंटाइटल टू दिस टू गेट द हाउस vacated from the tenant if he did not use it continuously for 6 months. Next question, where a landlord has required any accommodation by transfer, he cannot bring a suit for eviction on the ground specified in the clause E or F of subsection 1 of the section 12 of MP Accommodation Control Act until 1 year has not elapsed. Next question and last question, the provision of the chapter 2 of MP Accommodation Control Act will not be applicable to a newly constructed house for a period of, कितने टाइम के लिए? 5 years तक के लिए नहीं लगेगा एमपी अकोमोडेशन। अब देखते हैं MPLRC के क्वेश्चन। वेयर अ डिस्प्यूट अराइजेज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड अ पर्सन विद रिगार्ड टू द सब्जेक्ट मैटर इन सेक्शन 57 ऑफ MPLRC फ्रॉम द डेट 30/12/2011 इट शैल बी डिसाइडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। 2011 में अमेंडमेंट आया है, इस वजह से इसमें डेट डाली है कि 2011 के बाद क्या होगा, तो आपको इसके अमेंडमेंट ध्यान रखने पड़ेंगे। अंडर MPLRC हु विल डिसाइड द केस रिलेटिंग टू डिमिक्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बाउंड्री लाइंस, वो है कलेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अंडर MPLRC अ भूमि स्वामी कैन नॉट रिलीज एनी लैंड कंप्राइज्ड इन हिज होल्डिंग फॉर मोर देन 1 ईयर। मोर देन 1 ईयर में क्या होगा? ड्यूरिंग एनी कॉन्स्टिट्यूटिव पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। अंडर MPLRC वाजिब उल अर्ज ऑफ अ विलेज इज मेंटेन्ड बाय द, कौन मेंटेन करेगा? सब डिविजनल ऑफिसर। लास्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 11 ऑफ MPLRC हु इज नॉट रेवेन्यू ऑफिसर। ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि कौन सा जो है रेवेन्यू ऑफिसर नहीं है, तो रेवेन्यू इंस्पेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के क्वेश्चन। चलिए, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 द प्रोविजन ऑफ रिलेवेंसी ऑफ ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड इज प्रोवाइडेड अंडर। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, इसका आंसर है सेक्शन 22A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इसेंशियल कंडीशन फॉर द एडमिसिबिलिटी ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार आया है डाइंग डिक्लेरेशन का क्वेश्चन और इसी तरीके से फ्रेम हुआ है। तो इसमें है पर्सन जो स्टेटमेंट बना रखा है उसको ये एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि मैं मरने ही वाला हूँ। पर्सन मेकिंग स्टेटमेंट मस्ट बी अंडर एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सच स्टेटमेंट। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 159 ऑफ द एविडेंस एक्ट प्रोवाइड फॉर। सेक्शन 159 किसकी बात करता है? विटनेस कैन रिफ्रेश हिज मेमोरी। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन, A is tried for the murder of B by poison. The fact that before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B is, क्या होगा? ये जो है relevant हो जाएगा. Fact which are not relevant are relevant. Exception to admissibility of heresy evidence is, exception कहाँ दे रखे हैं heresy evidence के? तो वो दे रखे हैं section 32 of the evidence act. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 27 ऑफ द एविडेंस एक्ट द फैक्ट डिस्कवर्ड मीन्स, फैक्ट डिस्कवर्ड से आप क्या समझते हैं? द नॉलेज ऑफ द एक्यूज्ड एज टू ऑब्जेक्ट एंड द प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिव बिकम्स मोर रिलेवेंट इन अ केस बेस्ड ऑन, मोटिव किस में ज़्यादा रिलेवेंट होगा? सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 एविडेंस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस पहले भी आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। इसका मतलब है इट कैन बी रिलाइड ऑन बाय द प्रोसिक्यूशन एज वेल एज द डिफेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रूल ऑफ रेस गेस्टाई इज एप्लीकेबल इन, कहाँ होगा? तो ये सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। रेस गेस्टाई से रिलेटेड भी हमेशा क्वेश्चन फ्रेम हुआ ही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 376 ऑफ IPC वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट is an issue, it shall be not be permissible to adduce evidence or to put question in the cross examination of the victim as to general immoral character or previous sexual experience of such victim with any person for proving such consent or the quality of consent is provided in which section of the Indian Evidence Act। तो करेक्ट आंसर है इसका 146, सेक्शन 146 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब IPC के क्वेश्चन हम कवर करेंगे। A puts his hand in the pocket of B for stealing money, but he found nothing B's pocket as it was empty. A has committed offense of attempt to commit theft. थेफ्ट तो हुआ ही नहीं, अटेम्प्ट किया था बट चोरी हो ही नहीं पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर इंडियन पेनल कोड 1860 विच ingredient is not necessary to constitute an offense ऑफ अबेटमेंट, कौन सा जो है अबेटमेंट के ऑफेंस के लिए ज़रूरी नहीं है? एक्ट अबेटेड शुड बी कमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पर्सन A and B फाइट विथ ईच अदर, A was having a blade with which A inflict injury on the face of B, leaving a permanent scar on the face of B. A is guilty of an offense of causing, क्या किया है? grievous hurt by sharp cutting object। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the section of the IPC stalking of a woman by a man is punishable? तो ये है 354D। यह क्वेश्चन पहले ऐसे आया था कि 354D क्या बात करता है, तो उसमें ऑप्शन था स्टॉकिंग। अब इसी को रिवर्स करके पूछ लिया गया है। ठीक है, तो ये स्टॉकिंग वाला भी अभी अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, X finds a government promissory note belonging to C bearing a bank endorsement. X knows that the note belongs to C, pleaded it with a banker as a security for loan, intending to recover it to C within a week. X क्या है? वो किस चीज़ का गिल्टी होगा? इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, क्योंकि उसने बताया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, A finds the key to Y's house door which Y had lost and commits house trespass by entering Y's house having opening the door with that key. What offense has A committed? क्या ऑफेंस उसने किया है? हाउस ब्रेकिंग का किया है उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, A prepares a mark sheet with an intention to get a job thereby committing the offense of, मतलब वो ऐसा करता है, कोई मार्क करता है तो वो फोर्जरी होता है। किसी भी चीज़ की आप कॉपी कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं तो वो गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, नथिंग इज़ एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय चाइल्ड हु इज़, कितने साल के अंदर? 7 years के अंदर अंदर का है तो कोई ऑफेंस में नहीं माना जाएगा। अंडर नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर IPC 1860 व्हाट मस्ट बी द एज ऑफ अ माइनर with regard to the offense of kidnapping from lawful guardianship?
ये पहले भी क्वेश्चन आया था और इसका है 16 ईयर्स की जो गार्डियनशिप होती है और मेल और 18 ईयर्स की फॉर फीमेल। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया था बट उसमें सिर्फ आई थिंक 18 ईयर्स ऑफ मेल का ही पूछा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मुझे कंफर्म याद नहीं है बट 2018 के पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर IPC 1860 इफ द ऑफेंस इज पनिशेबल with fine only and accused has been awarded with 50 rupees fine and a period of imprisonment in default shall not exceed 2 month। 2 मंथ से ज़्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। अब ये जो है CRPC के क्वेश्चन है, अभी हमने IPC के कवर किए, अब CRPC के क्वेश्चन कवर करेंगे। इफ अ पर्सन इज अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट वेयर सच पर्सन has been admitted to bail or otherwise officer in charge of the police station shall report to, किसको रिपोर्ट करेंगे? to the district magistrate or if he so directed to the sub divisional magistrate। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंडर CRPC no court shall take cognizance of an offence punishable with fine only at the expiration of the period of, कितने मंथ के बाद? 6 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, who can not tender pardon to an accomplice under section 306 of the code of criminal procedure, कौन नहीं कर सकता है? तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, when can a trial court release an accused on bail under section 389(3) of CRPC after conviction, किसको नहीं छोड़ सकते हैं? where accused is on bail and imprisonment is not exceeding 3 years, 3 years से ज़्यादा की नहीं होगी तो छोड़ सकते। अंडर CRPC समन्स केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस, कौन से ऑफेंस से रिलेटेड होता है? इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 2 years। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एप्लीकेशन फील्ड अंडर सेक्शन 257 ऑफ द CRPC कोड इज अलाउड सो द एक्यूज्ड विल बी, एक्यूज्ड क्या होगा? एक्विटेड होगा। देखिए CRPC में जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं डायरेक्ट है, इस सेक्शन में क्या पूछा गया है, ये कौन से सेक्शन के अंदर कवर है, घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो अगर आप CRPC के मेनली सेक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे कि किस सेक्शन में क्या बात कही गई है, किसका सब सेक्शन क्या बोलता है, तो आप मतलब CRPC के क्वेश्चन आराम से कवर कर सकते हैं। मतलब एक ब्रीफ स्टडी जिसको बोलते हैं वो अगर आपने CRPC की कर ली तो मीन्स आपका CRPC आराम से क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन शैल फॉरवर्ड द पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173(2) ऑफ CRPC 2, किसको भेजेंगे ये? तो मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस, जो मैजिस्ट्रेट एम्पावर्ड है उसका ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेने के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, हर बार क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है 125 ऑफ CRPC, 125 ऑफ CRPC, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कुछ भी हो जाए इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो ये आपको करके ही जाना है। सेक्शन 125 ऑफ CRPC, मेंटेनेंस मेंटेनेंस मेंटेनेंस। मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास कैन ऑर्डर अ पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज, किसको बोल सकते हैं? अच्छा, इसके चारों ऑप्शन पढ़ेंगे, पिछली बार भी हमने चारों पढ़े थे। मैरिड डॉटर हु हैज़ अ 10 मेजोरिटी, ब्रदर, सिस्टर या फादर, फादर को बोलेंगे, ठीक है। 125 और CRPC में फादर और मदर जो कि बूढ़े हो गए हैं उनको मेंटेन करना ज़रूरी ही है, और बीवी जो आपके साथ में ही रह रही है, और बच्चे जो अभी बड़े नहीं हुए, खुद का खर्चा नहीं उठा सकते, तो उनका भी मेंटेनेंस ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंटेनेंस का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मेंटेनेंस का इंपॉर्टेंट है, डाइंग डिक्लेरेशन का ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्ट में देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट में जो घुमा के क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल वाला वो इंपॉर्टेंट है, IPC में 300 वाला क्वेश्चन आता ही है, मीन्स सब में ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार नॉर्मली पूछे ही गए हैं, तो वो क्वेश्चन तो आप अच्छे से करके जाएँ ही सही, बाकी थोड़े कच्चे पक्के भी हो तो चलेगा, बट ये क्वेश्चन तो आने ही हैं तो इनको अच्छे से प्रिपेयर करके जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर CRPC 1973 व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ट्रायल कंडक्टेड इन रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग प्लेस पे ट्रायल हो जाएगा तो क्या इफेक्ट होगा? वाइटल इफ कॉज्ड फेलियर ऑफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द CRPC, वेयर एन एक्यूज्ड मे बी कॉम्पिटेंट विटनेस इन हिज ओन डिफेंस, कब वो कॉम्पिटेंट विटनेस होगा? खुद के ही लिए, ऑन हिज ओन रिक्वेस्ट इन राइटिंग। नेक्स्ट देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू रिब्यूट द प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 138 एंड 118 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक्यूज्ड
देखिए 138 जो है डिसऑनर की बात करता है। ये सेक्शन जो है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना ही है। तो इसका आंसर है मे रिब्यूट द प्रिज्यूम्शन ऑन द प्रिंसिपल प्रीडेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। अंडर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेन्स एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज। क्या होगा ये प्रोमिसरी नोट है कि आप उसको दे रहे हो साइन करके, फिर वो किसी और को दे रहा है और ऐसा चल रहा है, तो ये प्रोमिसरी नोट है। इसमें लिखा है कि वो एक राइटिंग में अंडरटेकिंग है, मेकर ने साइन किया है, सर्टन सम पे करने की बात करी है और लिखा है कि या तो सिर्फ उसी पर्सन को जिसका नाम लिखा है उसको मिलेंगे या फिर उसके ऑर्डर पे कोई और ले सकता है। मतलब सिर्फ वो ही पर्सन, जैसे लिखा है प्रोमिसरी नोट में ए ने लिखा है कि ये बी को 10,000 रुपये देने हैं और उसने साइन किए हैं और लिखा है इतनी तारीख को देना है, या तो जब बी बोलेगा तब देना है या बी के ऑर्डर से कोई और लेने आए तो देना है। तो ये प्रोमिसरी नोट होता है कि सर्टन पर्सन को दे रहे हैं या उसके ऑर्डर पे दे रहे हैं, सर्टन सम अमाउंट ऑफ मनी और ऑथराइज्ड होगा। ठीक है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होगी। ये सब ये जो लिखा था ना सब क्वेश्चन में, ये प्रोमिसरी नोट की जो अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें आपको ये पूरी सारी कंडीशंस मिलेगी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 143 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 द ट्रायल शैल बी मेड टू कंक्लूड आफ्टर फाइलिंग ऑफ कंप्लेंट विद इन, कितने टाइम के अंदर अपन को कंप्लेंट करनी है, विद इन 6 मंथ के अंदर कंप्लेंट करनी है। तो देखिए अब जो जनरल नॉलेज और इनके क्वेश्चन हैं कंप्यूटर के और जीके के, उसके लिए एक अलग से सीरीज़ हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप जाकर वो देख सकते हैं। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लाइक एंड शेयरिंग। और अगर आपको और भी कोई वीडियोस वगैरह चाहिए रिलेटेड टू रिवीजन और पुराने वीडियोस जो कि हमारे पुराने पेपर्स पे बने हुए हैं, अगर वो भी देखने हैं तो आप देख सकते हैं। डिटेल में स्टडी भी आप कर सकते हैं। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे सारे सब्जेक्ट मटेरियल अवेलेबल हैं और अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर शेयरिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।